हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। रविवार की इस विशेष वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पिछले हफ्ते में पढ़ाए गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पुनः रिवाइज करते हैं। तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सुबह का राग है। सुबह का यानी कि प्रातःकालीन राग है विभास राग। राग विभास सुबह का प्रातःकालीन राग है। दूसरा प्रश्न है, स्वरमेल कलानिधि के लेखक हैं। स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ के लेखक हैं रामामात्य जी। रामामात्य जी स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ के लेखक हैं। तीसरा प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में विवादी स्वर को कहते हैं। पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में विवादी स्वर को कहते हैं डिसोनेंस। डिसोनेंस कहते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में विवादी स्वर को। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में संवादी स्वर को कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में संवादी स्वर को कहते हैं कॉन्सोनेंस या हार्मोनिक नोट। कॉन्सोनेंस या हार्मोनिक नोट कहते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में संवादी स्वर को। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में वादी स्वर को कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में वादी स्वर को कहते हैं सोनेट नोट। सोनेट नोट कहते हैं पाश्चात्य संगीत में वेस्टर्न म्यूजिक में वादी स्वर को। वादी स्वर जो होता है मुख्य स्वर होता है, राजा स्वर कहलाता है और सबसे ज्यादा न्यास किए जाने वाला स्वर होता है वादी स्वर, और इसको ही वेस्टर्न म्यूजिक में सोनेट नोट कहते हैं, ठीक है। तो विवादी स्वर को डिसोनेंस, संवादी स्वर को कॉन्सोनेंस या हार्मोनिक नोट और वादी स्वर को सोनेट नोट कहते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में। इसके बाद अगला प्रश्न है, कर्नाटक और हिंदुस्तानी रागों में कौन सा राग सामान्य है। कर्नाटक और हिंदुस्तानी रागों में सामान्य राग है आभोगी राग। राग आभोगी जो है ये कर्नाटक संगीत में और हिंदुस्तानी संगीत दोनों में सामान्य राग है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय संगीत किस पर आधारित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत आधारित है मेलोडी पर। मेलोडी पर भारतीय शास्त्रीय संगीत आधारित है। और हारमोनी पर कौन सा संगीत आधारित है, इसका आंसर भी आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न है, होरी उत्सव में कृष्ण लीला की जो संगीत रचना गाई जाती है उसे कहते हैं। होरी उत्सव में कृष्ण लीला की जो संगीत रचना गाई जाती है उसे कहते हैं होरी धमार। होरी धमार कहते हैं होरी उत्सव में गाए जाने वाली कृष्ण जी की लीला जो संगीत रचना है उसको होरी धमार कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में खाली किस निःशब्द क्रिया के समान है। भारतीय संगीत में जो खाली होता है, ताली खाली वाला खाली, तो ये निःशब्द क्रिया के समान है विक्षेप के समान। विक्षेप जो है ये निःशब्द क्रिया है और इसके समान ही भारतीय संगीत में खाली होता है। अगला प्रश्न है, धमार ताल में मात्रा होती है। धमार ताल में मात्रा होती है 14 मात्रा, 14 मात्रा की ताल है धमार ताल। और धमार गायन शैली भी होता है, ठीक है। धमार ताल भी है, गायन शैली भी है। इसी तरह दादरा भी ताल होता है और दादरा गायन शैली भी होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक सप्तक या ज्यादा स्वरों को इकट्ठा खींचने को कहते हैं। एक सप्तक या ज्यादा स्वरों को इकट्ठा खींचने को कहते हैं तान। तान में अनेक स्वरों का प्रयोग होता है और एक साथ होता है, इकट्ठा होता है। तो एक सप्तक में ज्यादा स्वरों को इकट्ठा खींचने को तान कहते हैं। अगला प्रश्न है, ख्याल प्रस्तुतिकरण में राग आलाप को कब प्रस्तुत किया जाता है। ख्याल के प्रस्तुतिकरण में राग आलाप को प्रस्तुत किया जाता है प्रारंभ में तथा मध्य में। राग के प्रारंभ में और मध्य में
आलाप का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है, आलाप या रागालाप का प्रस्तुत किया जाता है, प्रयोग किया जाता है प्रारंभ में रागों की और मध्य में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार को शोभित करने वाले संगीतकार हैं। मुगल बादशाह अकबर के दरबार को शोभित करने वाले, सुशोभित करने वाले संगीतकार हैं मियां तानसेन जी। तानसेन जी जो है ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर के दरबार को संगीत से सुशोभित करने वाले कलाकार थे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, लयकारी प्रधान गायकी है। लयकारी प्रधान गायकी है ध्रुपद। ध्रुपद जो है ये लयकारी प्रधान गायकी होता है। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में संगीत से संबंधित अध्याय हैं। नाट्यशास्त्र ग्रंथ जिसके रचयिता भरत मुनि जी हैं और इन्होंने संगीत से संबंधित चीज़ों को 28 से 33वें अध्याय के अंतर्गत रखा है। ठीक है, तो नाट्यशास्त्र ग्रंथ में संगीत से संबंधित अध्याय है 28 से 33वां अध्याय। इसके बाद अगला प्रश्न है, तीव्र मध्यम स्वर के समान दक्षिण भारतीय स्वर है। तीव्र मध्यम स्वर के समान दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत का स्वर है प्रति मध्यम स्वर। जैसे उत्तर भारतीय संगीत में तीव्र मध्यम है, यही कर्नाटक संगीत में प्रति मध्यम हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत में बांसुरी को कहते हैं। कर्नाटक संगीत यानी कि दक्षिण भारतीय संगीत में बांसुरी को कहते हैं पुल्लान कुंजल। पुल्लान कुंजल वाद्य कहते हैं कर्नाटक संगीत में उत्तर भारतीय बांसुरी वाद्य को। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, एक राग में दूसरे राग की छाया हो तो उसे कहते हैं। किसी राग में दूसरे राग की छाया आने लगे तो उसे कहते हैं छाया लग राग। छाया लग राग कहते हैं किसी राग में दूसरे राग की छाया आने लगे तो। ठीक है, अगला प्रश्न है, तानपुरे के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तानपुरे के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है मिरज। मिरज का जो तानपुरा होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, बजाने में उसके जो स्वर हैं बहुत ही अच्छे निकलते हैं और बहुत ही अच्छी कारीगरी होती है मिरज के तानपुरे में। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत सिद्धांत के अनुसार यमन राग, शुद्ध कल्याण राग और पूरिया राग का गायन समय है। हिंदुस्तानी संगीत सिद्धांत के अनुसार यमन राग, शुद्ध कल्याण राग और पूरिया राग का गायन समय है सायंकाल। सायंकाल यानी कि शाम का जो समय है ये यमन के, शुद्ध कल्याण के और पूरिया राग के गायन का उचित समय है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, विकृत स्वरों की संख्या है। विकृत स्वरों की संख्या है 5। 5 विकृत स्वर होते हैं जो है कोमल ऋषभ, कोमल गंधार, तीव्र मध्यम, कोमल धैवत, कोमल निषाद स्वर। रे ग ध नि स्वर कोमल और मध्यम स्वर तीव्र, ये 5 स्वर विकृत स्वर होते हैं और इसके अलावा जो 7 स्वर होते हैं वो शुद्ध स्वर होते हैं, मुख्य स्वर होते हैं। ठीक है, तो विकृत स्वरों की संख्या है 5। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग शुद्ध कल्याण का थाट है। राग शुद्ध कल्याण का जनक थाट है कल्याण थाट। जनक थाट कल्याण से जन्मा हुआ राग है शुद्ध कल्याण राग। अगला प्रश्न है, राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी स्वर है। राग शुद्ध कल्याण का वादी और संवादी स्वर है गंधार और धैवत स्वर। गंधार स्वर वादी है, धैवत स्वर संवादी है राग शुद्ध कल्याण में। अगला प्रश्न है, राग शुद्ध कल्याण का गायन समय है। राग शुद्ध कल्याण का गायन समय है रात्रि का प्रथम प्रहर। रात्रि के प्रथम प्रहर में राग शुद्ध कल्याण का गायन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग शुद्ध कल्याण के आरोह में वर्जित स्वर है। राग शुद्ध कल्याण के आरोह में वर्जित स्वर है मध्यम और निषाद स्वर। म और नी स्वर वर्जित है राग शुद्ध कल्याण के आरोह में और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए शुद्ध कल्याण राग की जाति है औड़व संपूर्ण जाति। तो राग शुद्ध कल्याण का थाट है कल्याण थाट, वादी स्वर गंधार, संवादी स्वर धैवत, गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर और आरोह में वर्जित स्वर है मध्यम और निषाद स्वर। ठीक है,
इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत के ठुमरी का संबंध किससे है? भारतीय संगीत के ठुमरी का संबंध है दादरा से। दादरा जो गायन शैली है इससे मिलती जुलती गायन शैली है ठुमरी गायन शैली, इसलिए ठुमरी गायन शैली को भारतीय संगीत की दादरा गायन शैली से संबंधित माना गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राग है? अर्धरात्रि आधी रात के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राग है कान्हड़ा राग। कान्हड़ा अंग के रागों का जो प्रयोग है वो अर्धरात्रि में सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। अगला प्रश्न है, सारंग अंग के रागों को गाया जाता है? सारंग अंग के रागों को गाया जाता है दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक के बीच में। ठीक है, दोपहर 1 से 4 बजे तक के बीच में सारंग अंग के रागों को गाना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उचित माना गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भिन्न प्रकार की लयकारी प्रयुक्त गायन शैली है? भिन्न प्रकार की लयकारी प्रयुक्त गायन शैली है धमार गायन शैली। धमार ताल भी होता है और धमार गायन शैली भी होती है। ये भिन्न प्रकार की लयकारी प्रयुक्त गायन शैली है धमार गायन शैली। इसके बाद अगला प्रश्न है, वृहदेशी के लेखक हैं? वृहदेशी ग्रंथ के लेखक हैं मतंग मुनि जी। मतंग मुनि जी वृहदेशी ग्रंथ के लेखक हैं और इस ग्रंथ को इन्होंने 8वीं शताब्दी में लिखा था। 8वीं शताब्दी में मतंग मुनि जी ने वृहदेशी ग्रंथ को लिखा था और किस सन में लिखा था, किस वर्ष में लिखा था, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, विकृत जातियों के अंतर्गत षड्ग्रामिक जातियों की संख्या है? विकृत जातियों के अंतर्गत षड्ग्रामिक जातियों की संख्या है 3 षड्ग्रामिक जातियां हैं विकृत जातियों के अंतर्गत, जो है गांधारी, मध्यमा और पंचमी। गांधारी, मध्यमा, पंचमी, ये 3 विकृत जातियां हैं षड्ग्रामिक जातियों की अंतर्गत। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, द्व्यर्ध स्वर से 5वां स्थान कहलाता है? द्व्यर्ध स्वर से 5वां स्थान कहलाता है द्विगुण स्वर। द्विगुण स्वर कहलाता है द्व्यर्ध स्वर से 5वां स्थान। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के भी महान ज्ञाता थे? संगीत शास्त्रज्ञ के अलावा आयुर्वेद के भी महान ज्ञाता थे पंडित शारंग देव जी। शारंग देव जी जिन्होंने संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना की है और ये संगीत शास्त्रज्ञ के अलावा आयुर्वेद के भी महान ज्ञाता थे। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दशविध राग वर्गीकरण को मूल रूप से वर्गीकृत किया गया है? दशविध राग वर्गीकरण को मूल रूप से वर्गीकृत किया गया है 2 भागों में, जो है मार्गी संगीत में प्रयुक्त होने वाले राग और देसी संगीत में प्रयुक्त होने वाले राग। तो मार्गी संगीत और देसी संगीत में प्रयोग होने वाले रागों को, इन दो तरह के रागों को दशविध राग वर्गीकरण में मूल रूप से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसराज वाद्य है? इसराज किस तरह का वाद्य है? यह सारिका युक्त गज से बजने वाला तंत्री वाद्य है। इसराज वाद्य को गज से बजाया जाता है और इसमें सारिकाएं, पर्दे भी होती हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चर्म वाद्य है? चर्म वाद्य यानी कि चमड़ा मढ़ा हुआ वाद्य है दुंदुभी वाद्य। दुंदुभी वाद्य चर्म वाद्य होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दशविध राग वर्गीकरण का उल्लेख किया है? दशविध राग वर्गीकरण का उल्लेख किया है संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अंतर्गत शारंग देव जी ने। शारंग देव जी ने संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अंतर्गत दशविध राग वर्गीकरण का उल्लेख किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राग शुद्ध कल्याण की जाति है? राग शुद्ध कल्याण की जाति है औड़व संपूर्ण जाति। औड़व संपूर्ण जाति है, यानी कि आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है राग शुद्ध कल्याण में। और जैसा कि मैंने बताया है कि आरोह में मध्यम और निषाद स्वर वर्जित होता है, अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग होता है, इसलिए राग शुद्ध कल्याण की जाति है औड़व संपूर्ण जाति।
अगला प्रश्न है संगीत रत्नाकर के अंतर्गत देसी रागों को वर्गीकृत किया गया है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अंतर्गत शारंग देव जी के द्वारा देसी रागों को वर्गीकृत किया गया है 4 भागों में, जो है रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग। रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग, इन 4 भागों में देसी रागों को वर्गीकृत किया गया है संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अंतर्गत शारंग देव जी के द्वारा। अगला प्रश्न है बृहदेशी ग्रंथ के अंतर्गत देसी रागों को वर्गीकृत किया गया है। बृहदेशी ग्रंथ जिसके रचयिता है मतंग मुनि जी, और इस ग्रंथ की रचना इन्होंने 8वीं शताब्दी में किया है, और इस ग्रंथ में इन्होंने देशी रागों को वर्गीकृत किया है 3 भागों में, जो है रागांग, भाषांग और क्रियांग। रागांग, भाषांग, क्रियांग, इन 3 भागों में मतंग मुनि जी ने देसी रागों को वर्गीकृत किया है, और शारंग देव जी ने 4 भागों में देसी रागों को वर्गीकृत किया है, जो है रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है नाद ब्रह्म में विशुद्धि चक्र स्थित है। नाद ब्रह्म में विशुद्धि चक्र स्थित है कंठ में। कंठ में नाद ब्रह्म में विशुद्धि चक्र स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है आड़ा चौताल में खाली पड़ती है। आड़ा चौताल जो 14 मात्रा की ताल है, इसमें खाली पड़ती है 5वीं, 9वीं और 13वीं मात्रा पर। 5, 9 और 13 इन 3 मात्राओं पर खाली पड़ती है। अन्य मात्राओं पर ताली पड़ती है आड़ा चौताल में, और इसमें मात्राओं की कुल संख्या है 14। ठीक है। इसमें विभागों की संख्या कितनी है, इसका भी आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है उत्तरांग प्रधान राग है। उत्तरांग प्रधान राग है देशकार राग। राग देशकार जो है ये उत्तरांग प्रधान राग है। अगला प्रश्न है मुल्तानी राग का थाट है। राग मुल्तानी का थाट है तोड़ी थाट। तोड़ी थाट में रे, गा, धा स्वर कोमल, मध्यम, तीव्र और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, तो मुल्तानी राग का जनक थाट है तोड़ी थाट। अगला प्रश्न है मारवा थाट का स्वर है। मारवा थाट में ऋषभ, कोमल, मध्यम, तीव्र और सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं, तो ये जो स्वर आपको दिख रहा है शुद्ध षडज, कोमल ऋषभ, शुद्ध गंधार, तीव्र मध्यम, शुद्ध पंचम, शुद्ध दैवत, शुद्ध निषाद और शुद्ध तार सप्तक का षडज, ये मारवा थाट के स्वर है। इसके बाद अगला प्रश्न है मारवा थाट के समान दक्षिण भारतीय मेल है। मारवा थाट के समान दक्षिण भारतीय कर्नाटक मेल है गमन प्रिया मेल। गमन प्रिया मेल जो है ये उत्तर भारतीय मारवा थाट के समान है। अगला प्रश्न है 72 मेलों में से गमन प्रिया मेल का क्रमांक है। 72 मेलों में से गमन प्रिया मेल का क्रमांक है 53वां नंबर। 53वां क्रमांक या 53 नंबर है 72 मेलों में से गमन प्रिया मेल का क्रमांक। इसके बाद अगला प्रश्न है ध्रुपद में प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद गायन शैली में प्रयोग किया जाता है उपज का प्रयोग किया जाता है ध्रुपद गायन शैली में। अगला प्रश्न है मत्त कोकिला वीणा में तंत्रियों की संख्या है। मत्त कोकिला वीणा में तंत्रियों की तारों की संख्या है 21 तार होते हैं, तंत्रियां होती हैं मत्त कोकिला वीणा में। अगला प्रश्न है पंचम सवारी ताल में मात्रा होती है। पंचम सवारी ताल में मात्रा होती है 15 मात्रा। 15 मात्रा की ताल है पंचम सवारी ताल। इसके बाद अगला प्रश्न है पाश्चात्य संगीत में मंद्र सप्तक को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में मंद्र सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं बास क्लेफ का प्रयोग किया जाता है पाश्चात्य संगीत में मंद्र सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है वाजिद अली शाह जी के द्वारा किस विधा को प्रोत्साहन दिया गया। वाजिद अली शाह जी के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया ठुमरी गायन शैली को। ठुमरी को प्रोत्साहन दिया गया वाजिद अली शाह जी के द्वारा, जो लखनऊ के नवाब थे। ठीक है, वाजिद अली शाह जी लखनऊ के नवाब थे और इन्होंने ठुमरी को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है गान के 2 भेद हैं।
गान यानी कि जो गाया जाता है उसको गान कहते हैं। तो गान के दो भेद हैं, मार्गी गान और देशी। मार्गी और देशी ये दो गान के भेद हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर जी के गुरु हैं। सितार वादक भारत रत्न पंडित रविशंकर जी के गुरु हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां जी। उस्ताद अलाउद्दीन खां जी जो मेहर घराने के संस्थापक हैं, सरोद वादक हैं। इसके अलावा ये सितार वादक भी हैं और बहुत ही अच्छे बांसुरी वादक भी थे, क्योंकि इनके ही शिष्य पन्नालाल घोष जी भी थे और ये स्वयं सरोद वादक थे और इनके शिष्य सितार वादक पंडित रविशंकर जी भी थे। तो इसलिए ये सभी चीज़ों में पारंगत कलाकार थे। इन्होंने नलतरंग वाद्य की रचना की है, खोज किया है, निर्माण किया है और ये पंडित रविशंकर जी के गुरु भी थे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, सेमी टोन का अंतराल है। सेमी टोन का अंतराल है 16/15। 16/15 अंतराल है सेमी टोन का। अगला प्रश्न है, मेजर टोन का अंतराल है। मेजर टोन का अंतराल है 9/8। 9/8 मेजर टोन का अंतराल है। अगला प्रश्न है, माइनर टोन का अंतराल है। माइनर टोन का अंतराल है 10/9। 10/9 जो है ये माइनर टोन का अंतराल है। 9/8 मेजर टोन का अंतराल है और 16/15 सेमी टोन का अंतराल है। अगला प्रश्न है, जाति गायन में विकृत जातियां हैं। जाति गायन में विकृत जातियों की संख्या है 11 विकृत जातियां हैं जाति गायन में। अगला प्रश्न है, रेगा सा रे नी सा यह स्वर है। इसमें गंधार और निषाद स्वर कोमल लग रहा है, तो रेगा सा रे नी सा यह स्वर है देशी राग का। राग देशी का यह स्वर है रेगा सा रे नी सा। अगला प्रश्न है, देशकार राग का थाट है। देशकार राग का जनक थाट है बिलावल थाट। बिलावल थाट जिसमें सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो इससे जन्मा हुआ राग है देशकार राग। इसके बाद अगला प्रश्न है, भातखंडे पद्धति में मंद्र सप्तक के लिए चिन्ह है। भातखंडे जी के स्वर पद्धति में मंद्र सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है स्वरों के नीचे बिंदी। स्वरों के नीचे की तरफ बिंदी लगाया जाता है मंद्र सप्तक के स्वरों को दर्शाने के लिए भातखंडे स्वर पद्धति में। अगला प्रश्न है, ग्रंथों में पुस्तकों में विद्वानों के मतानुसार और प्राचीन आलाप के अनुसार स्वस्थान नियम बताए गए हैं। ग्रंथों में पुस्तकों में विद्वानों के मतानुसार और प्राचीन आलाप के अनुसार स्वस्थान नियम की संख्या बताई गई है 4। केवल 4 स्वस्थान नियम बताए गए हैं, ग्रंथों में भी, पुस्तकों में भी, विद्वानों के मतानुसार भी और प्राचीन आलाप के अनुसार भी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, तोड़ी राग में किन किन स्वरों को वर्जित करने पर मुल्तानी राग का आरोह मिलेगा। राग तोड़ी में यदि कोमल ऋषभ और कोमल धैवत स्वर को वर्जित कर दे तो राग मुल्तानी के आरोह की प्राप्ति होगी। ठीक है, मुल्तानी राग के आरोह की प्राप्ति होगी यदि हम राग तोड़ी के कोमल ऋषभ और कोमल धैवत स्वर को वर्जित कर दे तो। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिव पार्वती के गुणगान वाला कल्की तुर्रा लोकगीत गाया जाता है। शिव पार्वती जी के गुणगान वाला कल्की तुर्रा लोकगीत है, इसको गाया जाता है मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र में। एमपी के मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र में शिव पार्वती जी के गुणगान वाला कल्की तुर्रा लोकगीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है, आल्हा गायन गाया जाता है। आल्हा गायन गाया जाता है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में आल्हा गायन गाया जाता है। आल्हा और रुदल, उदल नहीं है, रुदल है। ठीक है, आल्हा और रुदल ये दोनों लोग योद्धा थे, भाई थे और इन्होंने अनेकों युद्ध लड़े हैं, तो इनकी ही वीर गाथाओं का वर्णन आल्हा गायन शैली में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वीर रस प्रधान आल्हा गायन गाने वाले लोगों को कहा जाता है। वीर रस से ओतप्रोत आल्हा गायन शैली को गाने वाले लोगों को कहा जाता है अलहत। अलहत कहते हैं वीर रस प्रधान आल्हा गायन गाने वाले लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न है,
हरदौल की मनौती लोकगीत गाया जाता है। हरदौल की मनौती लोकगीत गाया जाता है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हरदौल की मनौती लोकगीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है, सरसी पुन्नो प्रेम गाथा किस राज्य की देन है? सरसी पुन्नो प्रेम गाथा को गाया जाता है पंजाब में। ये पंजाब की देन है, सरसी पुन्नो प्रेम गाथा। ठीक है। अगला प्रश्न है, माहिया लोकगीत का संबंध है। माहिया लोकगीत का संबंध है पंजाब से। पंजाब से माहिया लोकगीत का संबंध है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सिट्ठड़ियां लोकगीत संबंधित है। सिट्ठड़ियां लोकगीत संबंधित है पंजाब से। पंजाब से संबंधित है सिट्ठड़ियां लोकगीत। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुजरात के गरबा तथा डांडिया नृत्य में किस चीज का प्रयोग आवश्यक है? गुजरात के गरबा और डांडिया में आवश्यक है दो डंडियों का। डंडियों का प्रयोग आवश्यक है डांडिया में और गरबा में। गरबा में तो वैसे डंडियों का प्रयोग ना के बराबर ही होता है, पर डांडिया में मुख्य रूप से दो डंडियों का प्रयोग आवश्यक है। और ये गुजरात के लोक नृत्य हैं, गरबा और डांडिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, बिहार के अवध क्षेत्र का सुप्रसिद्ध लोकगीत है। बिहार के अवध क्षेत्र का सुप्रसिद्ध लोकगीत है सोहर। सोहर लोकगीत है बिहार के अवध क्षेत्र का सुप्रसिद्ध लोकगीत। इस समय सोहर गाने के लिए बहुत ही विख्यात चल रही है मैथिली ठाकुर जी। ठीक है। मैथिली ठाकुर जी पारंपरिक गीतों को, लोकगीतों को गाने के लिए, और ये बिहार की ही हैं, मिथिला की हैं, और इस तरह के गीतों को गाने के लिए वे इस समय प्रसिद्ध हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, छठी लोकगीत किस प्रदेश से संबंधित है? ये छठ का गीत नहीं है, ये छठी है जो शिशुओं के जन्म के 6 दिन बाद या 12 दिन बाद गाया जाता है, मनाया जाता है छठी को। तो छठी लोकगीत संबंधित है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से संबंधित है छठी लोकगीत। अगला प्रश्न है, 12 मासा लोकगीत है। 12 मासा लोकगीत है उत्तर प्रदेश और राजस्थान का। उत्तर प्रदेश का और राजस्थान का लोकगीत है 12 मासा लोकगीत। इस लोकगीत को 12 महीने गाया जा सकता है अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कजरी और चैती किस राज्य से संबंधित है? कजरी और चैती संबंधित हैं उत्तर प्रदेश से। कजरी का जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से हुआ है और चैती का जन्म बनारस से हुआ है। तो कजरी और चैती जो है ये संबंधित है, जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नौटंकी लोक शैली है। नौटंकी लोक शैली है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में नौटंकी के द्वारा विभिन्न पात्रों का प्रदर्शन किया जाता है, तो नौटंकी लोक शैली है उत्तर प्रदेश की। इसके बाद अगला प्रश्न है, नकटा लोकगीत संबंधित है। नकटा लोकगीत संबंधित है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का ये लोकगीत है नकटा लोकगीत। अगला प्रश्न है, विदेशिया लोकगीत गाए जाते हैं। विदेशिया लोकगीत गाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही विदेशिया लोकगीत, नकटा लोकगीत, नौटंकी लोक शैली, कजरी और चैती ये सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और 12 मासा गीत को भी, लोकगीत को भी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 12 माहा लोकगीत है। 12 मासा अलग है, 12 माहा अलग है। ठीक है। तो 12 माहा लोकगीत है पंजाब का। पंजाब का लोकगीत है 12 माहा लोकगीत। इसके बाद अगला प्रश्न है, घोड़ियां लोकगीत गाया जाता है। घोड़ियां लोकगीत को गाया जाता है पंजाब में। पंजाब में घोड़ियां लोकगीत को गाया जाता है। तो पंजाब के ये लोकगीत हैं जो है 12 माहा, घोड़ियां, सिट्ठड़ियां, माहियां, सरसी पुन्नो, ये सभी पंजाब के लोकगीत हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम के साथ प्रयोग किया जाता है।
भरतनाट्यम के साथ प्रयोग किया जाता है पदम गायन शैली का। पदम गायन शैली का प्रयोग किया जाता है यानी कि संगत में गाया जाता है भरतनाट्यम नृत्य शैली के संगत में। अगला प्रश्न है दक्षिण भारतीय पदम के समान उत्तर भारतीय गायन शैली है। दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत के पदम के समान उत्तर भारतीय गायन शैली है ध्रुपद। जिस तरह उत्तर भारत में ध्रुपद गाया जाता है वैसे ही दक्षिण भारतीय शैली पदम को भी गाया जाता है। अगला प्रश्न है मणिपुरी नृत्य में प्रयुक्त अवनद्ध वाद्य है। मणिपुरी नृत्य में प्रयुक्त अवनद्ध वाद्य है खोल वाद्य। खोल वाद्य का प्रयोग मणिपुरी नृत्य शैली के साथ संगत में किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है श्रृंगार रस भाव प्रधान गायन शैली बिरहा का संबंध है। बिरहा का संबंध या बिरहा का जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र से। ठीक है, मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में बिरहा का जन्म हुआ है और ये श्रृंगार रस भाव प्रधान गायन शैली होता है। अगला प्रश्न है हरियाणा का लोकगीत है। हरियाणा का लोकगीत है रागिनी। रागिनी लोकगीत है हरियाणा का। अगला प्रश्न है झूमुर या झूमर लोक नृत्य का संबंध है। झूमुर या झूमर लोक नृत्य का संबंध है बंगाल से। बंगाल से झूमुर या झूमर लोक नृत्य का संबंध है और घूमर लोक नृत्य का संबंध है राजस्थान से। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है पंजाब का लोकगीत है। पंजाब का लोकगीत है हीर रांझा लोकगीत। हीर रांझा लोकगीत जो है और सरसी पुन्नो लोकगीत या प्रेम गाथा गीत ये पंजाब से संबंधित है। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश का लोकगीत है। आंध्र प्रदेश का लोकगीत है जगम काठा और ओमू काठा। जगम काठा और ओमू काठा ये आंध्र प्रदेश के लोकगीत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है वासुदेव गान संबंधित है। वासुदेव गान संबंधित है मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र से। मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र से संबंधित गान है वासुदेव गान। इसमें कृष्ण जी की लीलाओं को भक्तियों को वर्णित किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है गुजरात का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है डांस है फोक डांस है डांडिया गरबा और दीपक। डांडिया नृत्य गरबा नृत्य और दीपक नृत्य गुजरात का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है फोक डांस है। ठीक है, अगला प्रश्न है लूर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। लूर लोक नृत्य संबंधित है राजस्थान से। राजस्थान में जन्मा हुआ लोक नृत्य है लूर लोक नृत्य। इसके बाद अगला प्रश्न है अग्नि नृत्य संबंधित है। अग्नि नृत्य संबंधित है राजस्थान से। राजस्थान से ही संबंधित है अग्नि नृत्य। ठीक है, अगला प्रश्न है लांगुरिया लोकगीत है। लांगुरिया लोकगीत है राजस्थान की। राजस्थान की लोकगीत है लांगुरिया लोकगीत। अगला प्रश्न है डंडा लोक नृत्य का संबंध है। डंडा लोक नृत्य का संबंध है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से संबंधित लोक नृत्य है फोक डांस है डंडा। अगला प्रश्न है लाई हरोबा लोक नृत्य है। लाई हरोबा फोक डांस है मणिपुर का। मणिपुर का फोक डांस है लोक नृत्य है लाई हरोबा लोक नृत्य। अगला प्रश्न है लावड़ी लोक नृत्य संबंधित है। लावड़ी लोक नृत्य संबंधित है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में लावड़ी लोक नृत्य को किया जाता है और राजस्थान में लावड़ी एक गायन शैली है जो फसलों की कटाई पर गाया जाता है। ठीक है, तो लावड़ी लोक नृत्य का संबंध है महाराष्ट्र से और लोकगीत का संबंध है राजस्थान से। इसके बाद अगला प्रश्न है छाऊ लोक नृत्य का संबंध है। छाऊ लोक नृत्य का संबंध है उड़ीसा से। उड़ीसा से संबंधित लोक नृत्य है छाऊ लोक नृत्य। अगला प्रश्न है स्नो लायन डांस किस राज्य का नृत्य है। स्नो लायन डांस है सिक्किम का लोक नृत्य। सिक्किम का लोक नृत्य है फोक डांस है स्नो लायन डांस। अगला प्रश्न है याक्षम नृत्य संबंधित है।
याकशम नृत्य संबंधित है सिक्किम से। सिक्किम में याकशम नृत्य और स्नो लायन डांस किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मारवाड़ी और ढूंढाड़ी लोक भाषा है। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी लोक भाषा है राजस्थान की। राजस्थान की लोक भाषा है मारवाड़ी भाषा और ढूंढाड़ी भाषा। इसके अलावा राजस्थान का लोक नृत्य है लूर, अग्नि नृत्य और लांगुरिया लोक गीत। तो ये हो गए आज के अनेकों महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से ध्यान से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि उनकी भी आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद हो सके। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए ताकि ऐसे ही प्रत्येक रविवार आपको ऐसे ही लंबी लंबी वीडियोस के माध्यम से अनेकों प्रश्नों की जानकारी हो सके, अनेकों नए नए प्रश्नों से आप अवगत हो सकें। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, यदि आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप ज़रूर पूछिए और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में मैंने 426वें दिन की वीडियो से 430वें दिन की वीडियोस तक के सभी प्रश्नों को आपको बताया है। तो यदि आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं तो आपको आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और यदि आपको ऐसे ही और भी अनेकों महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना है तो मैंने ऐसे ही प्रत्येक रविवार में जितने भी वीडियोस बनाए हैं उन सभी वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से भी उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और प्रतिदिन बनाए जाने वाले छोटे छोटे वीडियोस को भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से देख सकते हैं और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए रविवार में एक बड़े वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।